विक्रेताओं छोटे उद्यमियों की गतिविधियों को सक्षम बनाने हेतु यही जो मैं अभी पॉइंट बता रहा था 6,000 करोड़ का लक्षित निवेश, मतलब इस फील्ड में 6,000 करोड़ रुपए सरकार लगाएगी ताकि फसली उत्पादन वगैरह बढ़े। पशुपालन वाले में 20 लाख करोड़ जो मैंने अभी बताया था पशुपालन और कृषि ऋण उसमें दिया जाएगा। किसानों का उद्धार 2,516 करोड़ व्यय के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी का कंप्यूटरीकरण होगा। रोग मुक्त व गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 2,200 करोड़ परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ। युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप जो मैंने बताया था हेतु कृषि वर्धक निधि की होगी स्थापना। हाँ, किसान कार्ड का कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ रुपए 11.4 करोड़ किसानों के को दिए गए हैं। पीएम किसान कौन सी निधि थी वो सम्मान निधि के तहत, ठीक है जी। और श्री अन्न का मैंने आपको बता दिया, श्री अन्न का डिटेल है उसकी कई सारी मोटी बात मैंने आपके आगे रख दी है। अंग्रेजी में है कोई, मैं जल्दी पढ़ता रहूँगा, या तो आप में किसी ने पूछना हो तो बता देना, और मेरे को कोई अच्छी चीज़ लगी तो उसको ब्रेक मार के फिर मैं आपके बीच में। फाइनेंशियल ईयर 2024 फिस्कल डेफिसिट टारगेट एट 5.9 ऑफ GDP। आउटले फॉर कैपिटल स्पेंडिंग इंक्रीज 33% टू 10 ट्रिलियन रुपीज इन 2023-24। कैपिटल स्पेंडिंग समझते हो आप लोग, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब ये सड़क है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई गोदाम बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें 33% बढ़ाया है पिछली बार से। मतलब अब जितनी भी सड़क अपन देखते हैं और यूँ कहते हैं यार ये तो चढ़ा हो गया, अब 33% और बढ़ गया, जो पिछला बजट था उससे भी ज़्यादा। तो सड़कों के ऊपर से सड़क जाओगे तो और तो जगह तो है नहीं है, सड़क के ऊपर में चलाओगे भी, ठीक है। सिगरेट्स टू गेट कॉस्टलियर, भाई सिगरेट जो पीते हैं उनकी महंगाई, सिगरेट महंगा पड़ेगा। 16% ड्यूटी लगेगी एक्स्ट्रा अब वाले में। टू सेटअप एग्रीकल्चर, ये सारा हमने कवर कर दिया है, ये इसको नहीं पढ़ूंगा मैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 790 बिलियन रुपये 2023 और 2024, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग तो गरीब लोगों का ही है, ठीक है। वो हर अंत्योदय की बात जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार करती है कि अंतिम गरीब व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए, तभी वो गरीबी में से निकल के आएगा। ऊपर वालों को अगर मार मिलता रहेगा, नीचे वाला तो कभी उठ के नहीं आ पाएगा। तो सरकार की ये मंशा है कि जो भी वो काम करे उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे ताकि वो नीचे से ऊपर उठ के आए। ऐसी मतलब इस बजट के अंदर काम करने की प्लानिंग है। अनलीशिंग द पोटेंशियल ग्रीन ग्रोथ बता दिया मैंने। अनलीशिंग द पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जो अपना है, अब इस पे जैसे टूरिज्म का एक पोटेंशियल है। राखी गढ़ी विश्व की सबसे पुरानी साइट है, विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की। अब तो इसकी, जब मैं 7-8 साल पहले आया था CM हाउस में तो 4,000 साल पुरानी थी। फिर एक वहाँ पे नर कंकाल मिला था, उसकी DNA टेस्टिंग करी, वो बाहर की एजेंसीज को इन्वॉल्व किया था, वो नहीं तो कैंसिल कर देते थे हमारे, इन्हें हमारे हिसाब से नहीं, तो उनके लोगों को हिसाब ले दिया ताकि वो मना ना कर पाए बाद में कि ये गलत किया आप लोगों ने। जब उसकी टेस्टिंग करी, वो बदमाशी करते हैं, भारत को नहीं आगे जाना देना चाह रहे, तो टेस्टिंग करी तो 7,000 साल चलाए, एक उस हड्डी के एक ही हड्डी में
7000 जैसे गया तो विश्व का सबसे पुराना हो गया। अब इसका पोटेंशियल तो नहीं लिया। बाकी देशों में एक कोई खंबा होगा या एक वो पेरिस में एफिल टावर बना रखा है, उसका इतना बड़ा टूरिज्म का इंडस्ट्री बन जाती है। यहाँ अब तक नहीं। तो इस तरह की चीज़ जिसमें पोटेंशियल है उसका लाभ लेना, इस प्रकार से बजट का किया है। ग्रीन ग्रोथ का मैंने आपको बता दिया है। यूथ की शक्ति, भाई यूथ में बहुत ज़्यादा शक्ति है। यूथ की शक्ति को जो मैंने बताया था कि अब जो स्किल डेवलपमेंट करेंगे वो इंटरनेशनल उसको नौकरियां मिले उस लेवल पे लेके जाएंगे। और फाइनेंशियल सेक्टर वो मैंने अभी बताया आपको, भाई अडानी जी अगर अमीर बने तो ये पूरे देश के लिए ही ना केवल गौरव का परंतु हमारे आत्मनिर्भर भारत बनने का जो एक सपना है उसकी तरफ भी अपने लोग अगर पैसा कमाएंगे कल को जी का अगर कारोबार बढ़िया होता है तो वो यहाँ की इकोनॉमी को कोई ना कोई फायदा ही होगा। और अगर महेश जी बाहर के व्यापारी हैं तो ये सारा सारा पैसा बाहर लेके चले जाएंगे। तो इसमें मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले। पार्ट बी ऑनरेबल Finance Minister speech, indirect taxes, custom duty on goods of textile, toy, textile तो समझ गए, टॉय खिलौने हो गए, बाईसाइकिल रिड्यूस फ्रॉम 21% to 13%, 21 से 13% पे आए। तो अब साइकिल सस्ती हो गई, खिलौने सस्ते हो गए। खिलौनों का आपको पता है अरबों का वो है बहुत बड़ा कारोबार जो पूरा चीन ने कैप्चर किया। अपने यहाँ बालक होते थे तो वो ऊँट आट तो कपड़े के बना के बेचेगा, वो खेला करते थे, वो दिखते क्योंकि वहाँ वाले आगे सारा अपना लोकल इंडस्ट्री को तो 13% में ले आए हैं 21% से। तो इसे प्रमोट होगा। तो प्रमोट ग्रीन मोबिलिटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, कंसेशन फॉर लिथियम आयन बैटरी, ये मैंने अभी बताया था लिथियम की बैटरी, उस पर भी जब लेके आते हो तो उसमें काफ़ी कंसेशन देती है। टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, रिलीफ और कस्टम ड्यूटी फॉर कैमरा लेंस एंड लिथियम बैटरी। तो लिथियम मोल्डिंग लगा इलेक्शन की तब उसने 1 महीने में बंद कर दिया। इतने में ही वो 1% से हार गया, बात खत्म हो गई, सारी सत्ता उन्होंने बदल दी। ये सारे खतरे हमारे सामने भी आएंगे। ये जो किसान आंदोलन होते हैं या किसी अन्य प्रकार की लोग टोलों पे रोडों पे इधर उधर बैठते हैं, इन सब को विदेशी शक्तियाँ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं, प्लान कर रही होती हैं या एकदम एनकैश करने की कोशिश कर रही है। शाहीन बाग का अपन सबको ध्यान होगा, 500 आदमी लेके बैठे थे, पर उनकी मंशा ये थी कि भारत सरकार की जितना गोली गाड़ी चलाए 150 आदमी वहाँ मरे और इसको फिर पूरे विश्व के अंदर आउला करके सरकार को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, सरकार को बदनाम कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, मतलब भारत की इकॉनमी 5th लार्जेस्ट हो गई है लास्ट 5 साल में। बजट अडॉप्ट 7 प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। 7 प्रायोरिटी के हिसाब से बजट चला है, जिसमें से एक है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का मतलब है जो ये तेल अपनी ये गाड़ियों के अंदर या डीजल और ये पेट्रोकेमिकल जितने भी हैं इनसे हम हटें और अल्टरनेटिव जो भी इनके हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे हाइड्रोजन का बड़ा चल रहा है कि हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेंगी, हाइड्रोजन फ्यूल से हर चीज़ जो आज के दिन पेट्रोलियम से चल रही है वो सारी चीज़ हाइड्रोजन पे आएगी। ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट मतलब सरकार ये चाह रही है कि आप इनके ऊपर आश्रित ना होगी, क्योंकि तेल हमारे को अपने देश में नहीं मिलता है। तेल 80% हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, और जब आप किसी चीज़ पे आश्रित हो तो जिन देशों के अंदर वो तेल है या जिस रूट से आ रहा है उस पर जो भी बैठा हुआ है वो आपकी नस को कभी भी दबा सकता है। इसलिए ये हमारे लिए भी बड़ी ज़रूरी हो रखी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारा का सारा सिस्टम ऐसा लेके आए जिस पे हम आत्मनिर्भर हो, ना कि हम बाहर किसी देश के ऊपर निर्भर हो। तो उसके तरफ भी बजट को बहुत प्रायोरिटाइज किया गया है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट रेज टू 20 ट्रिलियन रुपीज। सीतारमन सेज इकॉनमी इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकॉनमीज। जो सीतारमन जी हैं
अपनी भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनने कहा है कि हमारी इकॉनमी अर्थव्यवस्था सबसे स्पीड से ग्रो कर रही है जितनी भी मेजर इकॉनमी है दुनिया की उससे। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ऑल्सो आउटलाइन 7 प्रायोरिटीज फॉर फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। पहला अमृतकाल का आपने अभी किया था उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो सस्ती दर पे और वो तो मैंने भी बोल दिया, पर कोई टेक्निकल टर्म है तो बताओ। अफोर्डेबल का क्या हुआ? तो चलो आप लोग सब समझ गए हो। फाइनेंस मिनिस्टर सेज इंक्रीज इन पब्लिक स्पेस की टू क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन लास्ट 9 years। ये मैंने अभी कवर कर दिया था। 14 में 10वीं पे थी अपनी इकोनॉमी, 10वें नंबर पे, और अब हम 5वें पे आ गए हैं। तो इतना स्पीड तेज बढ़े हैं और पूरा विश्व कह रहा है कि भाई 2035 तक, मतलब कितने साल हो गए आज से? 11 साल के बाद भारत दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और यही खतरा सबको है, किसी को आगे भागते हुए कि भारत उस गति से ना चले। इसलिए अभी जो पीछे आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले अडानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा विश्व शक्तियों ने कुठाराघात किया। हिडनबर्ग के माध्यम से सारा गेम है सारा। वो असलियत में अडानी से लेना देना नहीं होता, ये भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर चोट मारना है। अडानी सबसे बड़ा हमारा उद्यमी है उद्योग के क्षेत्र में। अगर सबसे बड़े को चोट मार दी तो छोटों को सोचो कितनी टेंशन हो जाएगी। और फिर वो जो बाहर की शक्तियाँ जैसा चाह रही हैं, कई मामलों में उनको वो कंट्रोल करने के अंदर सक्षम होंगी। इसलिए ये अडानी के ऊपर अटैक नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर कुठाराघात है। ये आप लोगों को समझना होगा। और इसमें अलग अलग टाइप की वो दिखाया जाता है कि ये मोदी से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ नहीं है। अडानी तो हरियाणा के अंदर कितना काम कराया जाता है जब पीछे कांग्रेस की सरकार। अडानी तो आज भी छत्तीसगढ़ में खूब काम करने में लगा हुआ है, राजस्थान में खूब काम कर रहे हैं। मतलब देश यहाँ तो चल ही रहे हैं, दूसरी स्टेट्स में भी चल रहे हैं। और जब पीछे कांग्रेस की सरकारें थी और 10 साल उनका था तो क्या अडानी था नहीं? अभी अडानी खूब फला फूला है। तो बात अडानी की नहीं है, बात भारत के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर अटैक करने की है कि जो आप इतने उद्यम के साथ काम कर रहे हो, छोटे वर्ग और बड़े वर्ग, उन पे चोट लगे। याद करो कोका कोला आई थी, कोका कोला ने जितनी भी यहाँ पे व्यवस्था थी जो पुरानी, भाई थम्सअप भी हमको बढ़िया ढंग से पिया करते, बारह को तो कभी याद नहीं आता था कि भाई कोका कोला के बगैर नींद नहीं आती। 7 भी पी जाया करते, वो कौन सी थी? कई थे उस टाइम नाम भी भूल पाते हैं, कैंपा कोला थी, ठीक है। पर इन्होंने क्या किया, षड्यंत्र करके सरकार के साथ मिलके हमारे जो अपने सारे सिस्टम थे वो सारे खत्म कर दिए। निरमा कितना अच्छा चल पड़ा था, बहुत भी होता है। आज वो सारे तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल और ये सारे तो खूब बढ़िया है। और स्वामी रामदेव चोर हो गया, वो साबुन बना दे तो चोर खिलावे, वो दरिया बना दे तो चोर खिलावे। ये समझने की बात है। ये सारा का सारा भारत के अंदर जो बैठे हुए पेशेंट है उनके साथ इनके असली खेल बाहर के लोग खेल रहे हैं। अब ये बिस्कुट हैं, कितनी बार लोकल बेकरी के बिस्कुट बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और आपको विश्वास भी होता है भाई साहब बढ़िया माल होता है, 1 नंबर का। पर ये अगर पैकेजिंग करके विश्व स्तर पर होने लगे तो इनको अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र करेंगे। उन सब से हमारे को सचेत रहना है, उन सब से बच के रहना है। और ये सारे खेल अभी बढ़ेंगे क्योंकि अगला चुनावी साल है। चुनावी साल में विश्व की शक्तियाँ कभी नहीं चाहेंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो। आप सबको मालूम है ट्रंप कितना पावरफुल होता था और ट्रंप अमेरिका का था, परंतु विश्व की शक्तियों ने, खासकर चीन ने फंडिंग कर के उसको उतर दिया। और अब वाला जो है बाइडन, वो उनके हिसाब से चलता है। उसका जो बेटा है वो फंसा पड़ा है पूरी तरह से, उसके वीडियो टेप्स कई लीक हो रखे हैं, उस पब्लिक डोमेन में भी पूछे गए। और चीनियों के पास तो
पूरा एक थैला है उसके गए ड्यूटी। बोला भाई पता तुम्हारे हिसाब से निकले तो अभी तेरे लड़के कर देंगे। वो दूसरी तरफ वो कई कंपनी से जुड़ा हुआ उसका बेटा, ताकि देश ठीक है, ताकि वो बचा रहे उसको, मतलब मिट्टी गोले भी उसको दिए जा रहे हैं। और 1 महीना पहले ट्रम्प को ट्विटर से बैन कर दिया, मतलब ये ऐसा ही हो गया जैसे जेल हो गया, उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। क्योंकि आज के जो मॉडर्न युग है उसके अंदर सोशल मीडिया से अगर आप किसी को हटा देते हो तो उसकी मौत जैसा काम हो जाता है, उसकी जेल जैसा काम हो जाता है। उन्होंने पहले ड्यूटी कम हो गई। टेलीविजन टीवी पैनल्स कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड, जो पैनल वाले टीवी हैं उनकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी टू रिड्यूस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फ्रॉम 7.5% 7.5 to 15%। आया किसी की समझ? हाँ जी। ये हुआ जो बाहर से चिमनी आती थी ना रसोई वाली, हाँ। उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था कि बाहर की ना है, इंडिया की चाइनीज बंद कर दी। भाई इसको यार उल्टा कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। बाहर से ना ये आए, बाहर से बहुत आती थी ताकि अपना यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिले। बेनिफिट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एंड एसिड प्रोग्राम एंड एपीक्लोरोहाइड्राइड, मतलब इथेनॉल तो क्योंकि लोकल में होता है और उसको तेल के साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इंजन वगैरह में एथेनॉल अगर ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया तो ये जितना भी कूड़ा करकट है अपने शहरों के अंदर, इसका बहुत बड़ा काम शुरू हो रहा है। नीचे नीचे काफ़ी वर्किंग चल रही है। गोबर जितना हो रहा है इकट्ठा, ये सारा जो कूड़ा कचरा आज हमारे को तंग कर रहा है, एथेनॉल प्रोडक्शन से इसका डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा अपने को लाभ मिलने जा रहा है। उसकी तरफ भी पैसा डाइवर्ट किया है। इसी से शायद एसिड भी बनता होगा और ये एक और केमिकल जो पदार्थ है। मेराइन प्रोडक्ट, मतलब समुद्र वाले प्रोडक्ट, पानी वाले, टू प्रमोट एक्सपोर्ट श्रिम्प होगी झींगा मछली, जो ये अपने गाँव प्रमोट कई जगह चल रही है ना, झींगा मछली को बाहर भेजेंगे। ड्यूटी ऑन श्रिम्प फीड रिड्यूस। श्रिम्प फीड मतलब जो झींगा मछली को जो खान होता है उसका फीड होती है, आर, वो रिड्यूस करिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड फॉर सीड्स इन मैन्युफैक्चर फॉर डायमंड। आया तो समझ, बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड फॉर सीड्स इन मैन्युफैक्चर फॉर डायमंड। डायमंड का कोई मैन्युफैक्चर है, उसको लाभ देने के लिए कुछ है। कस्टम ड्यूटी टू इंक्रीज इन सिल्वर बार। सिल्वर के जो वो आते हैं बाहर आते हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, मतलब सिल्वर कम आए बाहर। स्टील कंसेशनल ड्यूटी ऑन स्टील एंड लोहे के प्रोडक्ट, मतलब स्टील पे कंसेशन दे दिया है। कॉपर कंसेशनल ड्यूटी ऑन कॉपर, कंसेशन है। रबर कंसेशनल ड्यूटी ऑन रबर। सिगरेट का मैंने बताया टैक्स बढ़ा दिया है। ये थे कॉमन आईटी फॉर्म एंड ग्रीवेंसी रेड्रेसल सिस्टम। ये कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि अगर आपका कोई ग्रीवेंस है, आपकी कोई शिकायत है, तो उसको आप डायरेक्ट कोई सिस्टम के माध्यम से ले सकते हो। एमएसएमई समझते हो सारे? लघु उद्योग। हाँ, लघु उद्योग बिल्कुल सही, एक ही शब्द में आपने सारा कुछ कर दिया। लघु उद्योग अवेल बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इंक्रीज टू 44 AD to 3 करोड़। प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 44 ADA मतलब 75 लाख। आया कुछ समझ? अवेल एमएसएमई के नीचे अवेल बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इंक्रीज टू 44 AD पहले 44। ये 3 करोड़ तक के जो जिनका टर्नओवर है ना जी, जो नए लघु उद्योग लगते हैं उनको 3 साल के लिए वो दे दिए छूट टैक्स। इस तरह पहले ये 50 लाख तक का 50 लाख तक का 3 करोड़ की सेल तक। यही बात मोटी प्रोवाइडेड रिसिपिएंट कैश डजंट एक्सीड 5%। ये कोई कंडीशन लगा। TDS only on payment for deduction. Cooperative tax 15%. Higher limit of 2 lakh per member for cash deposit in agricultural bank. Higher limit of ₹3 crore on TDS for cooperative society. Startup to avail startup benefit from एक डेट दे रखी है
31/3/2023 से 31/3/2024 तक 100 न्यू जॉइंट कमिश्नर फॉर अपील अंडर सेक्शन 100 जॉइंट कमिश्नर लगाए जाएंगे पूरे देश में, जिनको भी कोई अपील है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। S-54/5 कैप एट 10 करोड़, ये बड़ी टेक्निकल TDS ऑन ऑनलाइन गेमिंग, गेम खेलते हैं ऑनलाइन, उस पर टैक्स लगा दिया नहीं था ये। TDS 30% to 20% ऑन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ EPF तो वो है एक्सटेंडेड फंड फॉर गिफ्ट एंड IFSC। पर्सनल इनकम टैक्स वो बताई दिया 7 लाख रुपए जाते हैं। न्यू टैक्स रिजीम ये डिटेल में रखी है, अब 15 लाख 30% टैक्स स्लैब भी मतलब चेंज कर दिया। 20 लाख नील, 3 से 6 लाख 6 से 9 10 कार्यों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा जिस प्रकार से बरवाला शहर के विकास कार्यों को लेकर आज लोग आए दिन बोलते रहते हैं, अभी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं, पानी की निकासी नहीं है। रमेश बैटरी वाला जी साथ में बैठे हैं, ये अभी बहुत अल्प समय पहले ही यहाँ पे चेयरमैन बने अपने पालिका के अंदर, और इनसे लगातार बातचीत रहती है। कई चीज़ें गर्भ के अंदर हैं, प्लानिंग हो गई है, उसका एग्जीक्यूशन बचा हुआ है, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनको भी और मुझे भी कई बार आश्वस्त किया है कि पैसे की कमी नहीं रहने देंगे, परंतु ढंग से करो। और इशू क्या आ जाता है कि सड़क बना दोगे, थोड़े दिन के बाद फिर कोई लाइन डलने के लिए आ जाएगी, कोई सीवरेज आ जाएगा, फिर वो सारा का सारा फिर उखड़ जाएगा, फिर फट जाएगा। दूसरा, क्वालिटी का काम कई बार नहीं हो पाता। तो अपने चेयरमैन साहब ने भी आश्वस्त किया है सबको, मुख्यमंत्री जी को इंक्लूड करके, कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखेंगे। आप सब जितने भी बैठे हो, आपसे भी अनुरोध है कि आपको कोई बनते टाइम कोई गड़बड़ दिखाई देती है, वो तुरंत रमेश जी के पास लेके आएँ, और रमेश जी के लेवल पे अगर उस चीज़ को सुधार कर लिया जाए तो रमेश जी करेंगे, और नहीं तो रमेश जी हमारे को बताएं, हम मुख्यमंत्री जी से जो भी उसमें सुधार लाना होगा, गलत काम में सुधार लेके आएंगे। आने वाले समय में अमूल चूल सुधार आएगा यहाँ की जन व्यवस्थाओं। ये कछुआ चाल जी धीमी गति चल रहे 2 साल से, बिल्कुल लोग आते ही नहीं, दुकान छोड़ के इससे करना छोड़ के रोड में हमारे कछुआ चाल में चले जाओगे जी। है कई चीजों में दिक्कत। रमेश जी, आप इस वक्त बरवाला शहर के विकास कार्यों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे अभी डेवलपमेंट के काफी काम चल रहे हैं, आपने देखा है कि सीवरेज का काम बड़ा थोड़ा मान लिया, क्योंकि लाइन रिप्लेस हो रही है, लेकिन अभी सीवरेज की लाइन भी डाले जा रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है उसकी। तो रिप्लेस जो लाइन हो रही है उसके कारण थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। नई लाइन जब डालनी होती है तो उसमें थोड़ा समय कम लगता है, रिप्लेस होती है समय ज़्यादा लगता है। और अभी पानी की लाइनें भी डालनी है, जैसे बरसात के मौसम में मौसम में आपने देखा है कि पानी से लबालब हो जाता है शहर, तो बरसाती पानी की निकासी के लिए भी लाइनें डालेंगी। और पानी जो पीने के पानी की जैसे दिक्कतें आई हैं सारी जगह हम देख रहे हैं पूरे बरवाला शहर के अंदर, वो DI पाइपलाइन जो खींचेगी, हम ये नहीं चाहते कि सड़कें एक बार ही बढ़ाओ, आप 6 महीने के बाद दोबारा तोड़ो। हम चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था ठीक हो जाए, उसके बाद ये सारा काम जब होगा तो पक्का काम होगा, कच्चा काम नहीं करने वाला। लेकिन मैं समझ सकता हूँ जनता ने हम पर भरोसा किया, बड़ी उम्मीद भी जताई है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने जब पक्का काम करना है तो उसके लिए समय लगता है। थोड़ी हमारी टेंडरिंग की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो टेंडरिंग जो व्यवस्था करी गई है वो पारदर्शिता से काम करने के लिए की गई है, ताकि किसी प्रकार का घोटाला और किसी तरह की मतलब ये ना हो करप्शन हो। इसके लिए थोड़ा सा जब नई कोई चीज़ आती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, और समय के साथ साथ सारी चीज़ें सही हो रही हैं। हमने भी अभी भी आप देख रहे हैं बरवाड़ा के अंदर जो छोटे मोटे काम थे वो हमने कर दिए, जहाँ पानी की लाइनें डलनी हैं वहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, मानते हैं थोड़ा लेट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बरवाड़ा में रिकॉर्ड तोड़ पैसा दिया गया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं आज के दिन आपको बता दूं लगभग 22 से 25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बरवाला शहर के विकास के लिए सिर्फ नगर पालिका के अंदर पड़ा है, और पब्लिक हेल्थ के अंदर तो अनगिनत काम आपको चल ही रहे हैं। लेट के लिए तो हम मानते हैं भी थोड़ी ढिलाई है, क्योंकि व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आती है, कहीं पानी की लाइन टूट जाती है, कहीं पुरानी लाइन
आगे कोई लीकेज हो जाती है तो इस तरह की दिखते हैं। मैं आप बता दूं सूरत हाल बरवाला का खूबसूरत होने वाला है। थोड़ी जल्दबाजी मैं कहता हूँ, जो लोग जल्दी कर रहे हैं कुछ उनसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी भी करते हैं। और कुछ लोग वो भी हैं जो 15 साल तक लोगों को वोट देते आए, तब उनको कभी जल्दी दिखाई नहीं दी। आज अब थोड़ी सी बात होती है, हमें 6 महीना भी 22 तारीख को हुए थे, उनको ये लगता है कि फटाफट विकास कोई पैरिस से बड़ी बनाई सड़कें आ जाती है। ऐसे नहीं होता। पानी की लाइनें डालेंगे, सीवर की लाइनें डालेंगे, सारे काम बढ़िया होंगे। हमारे लगभग सैनिक पौंड के हैं 4 करोड़ 98 लाख रुपए आए, वो विभिन्न और पौंडों में भी लगेंगे। बरवाला शहर की सड़कों के लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए पड़ा है हमारे पास। बहुत सी अनेक ग्रांटें हैं। स्टेडियम का काम जो पेंडिंग पड़ा था वो चल रहा है, अभी हम जल्दी उसका स्टार्ट करा देंगे। 5 करोड़ विभिन्न धर्मशालाओं के, जैसे अनेक समाजों के पड़े हैं, सभी समाजों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महत्व है कि हर व्यक्ति, हर समाज के लिए लगभग कम्युनिटी सेंटर समाजों के बनाए जाने हैं। हमारी नगर पालिका का भवन भी है जिसमें लगभग 3.25 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी जल्दी काम उसका शुरू हो जाएगा। और इसी तरह सामुदायिक केंद्र एक और है, लगभग उसका भी काम हमारा लगभग 2.25 करोड़ रुपए का। इन पैसे की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मैं कह दूं, जब ये पैसा लगेगा तो ये बरवाला फूल की तरह खिलेगा, हमारे सबको विश्वास है। बरवाला नगर पालिका को लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायतें मिलती रहती है, आती रहती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, शिकायतें तो कोई भी किसी की कर सकता है जी। आप आओ, पारदर्शिता के लिए क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं और काम करने के लिए तैयार जी। जो भी जनता चाहेगी ये कह दे। मैं ये कहता हूँ कोई भी व्यक्ति आके मेरा सहयोग करे, मुझे बता दे ये भ्रष्टाचार है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की हमने इंस्टॉलमेंट डाली है, आप देखा जो पीछे 5 साल में जो काम नहीं हुआ, हमने वो 6 महीने के दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए डाला। पैसे डालने से पहले आम जनता को सूचित किया गया कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी पैसा मांगता है तो नगर पालिका को उसकी सूचना दे, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। ऐसा कभी पहले हुआ है? हमने लगभग 52 दुकानें नगर पालिका के जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वामित्व जो घोषणा की गई थी उसके तहत हमने नाम कराया। करोड़ों रुपए के सपने लेकर लोग चुनाव लड़ रहे थे। आज बताइए कोई एक व्यक्ति मेरे पास ले आइए जो एक पैसा भी किसी ने लिया हो। मैंने सबको फोन करके मैं स्वयं पूछता हूँ। अभी हमने 18 दुकानों की और लिस्ट बनी जिसको मालिकाना हक देना, लगभग 22 से 25 दुकानें हमने ट्रांसफर करने का काम किया। आप एक भी व्यक्ति आ जाए, आप ले आना, आपको मिलता है तो मैं चैलेंज करता हूँ, लाओ मेरे सामने कौन कहता है पैसे लिए या कोई करप्शन नाम की कोई चीज़। कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता अभी पूरी तरह कई दिक्कतें हो सकता है हमारे नॉलेज में ना हो। आरोप किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूँ, आप मुझ पर लगा सकते हैं, क्या कर सकता है? ऐसा नहीं है। अभी हमारा शमशान भूमि के अंदर भी सौदागर चल रहा है, 70 लाख रुपए की लागत से वो काम हो रहा है। लगभग जो ये लोग कहते हैं, मैं कहूँ लगभग 35 से 40 लाख रुपए की हमारा सड़कों का काम भी अभी पूर्ण हुआ है। वार्ड नंबर 17 के अंदर बनाई गई, 17 और 11 की 3 नंबर, वार्ड नंबर 3 है, 2 है, 9 है, सभी काम चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारे को मिल रहा है भाई लाइन अब सही है, दोबारा उखाड़ने की जरूरत नहीं है, वो सारे काम बन रहे हैं। बोला चैनल में कोई और नहीं है भाई। अंग्रेज आए थे तो 100-150 साल तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ काम करते थे और वो यहाँ की चीज़ें समझ रहे थे। मतलब वो ट्रेडर बन के हमारी जासूसी कर रहे थे। और जब उनको यहाँ के दाव पे सारे 100-150 साल के बाद समझ आ गए, फिर वो लोग यहाँ की जब भौगोलिक परिस्थितियों को समझ गए, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को समझ गए, फिर उन्होंने यहाँ पे आके आहिस्ता आहिस्ता अपने ही लोगों को, ये नहीं था वो बाहर से आए थे, यहीं के लोगों को अपनी सेना के जो कि भुखमरी इतनी थी, गरीबी इतनी थी, बेचारे खड़े हो जाते थे। और उन्हीं को हमारी यहाँ की जो परंपराएं थी कि भाई नमक का आपने कभी भी उसका नमक हलाली नहीं करनी है, ऐसी हमारे से ही सीखते, हमारी ही जो वेद शास्त्र थे, पुराण थे, जो हमारे घरों में सीखते, उन्हीं का चतुराई से प्रयोग करके अपने लिए उन्होंने हमारा प्रयोग किया। हमारे ही लोग मरते थे, आगे भी हमारे होते थे और इस तरफ भी हमारे होते थे, दोनों साइड में हमारे ही लोग होते थे। आज फिर हिंदुस्तान 70 साल के बाद प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो ये अगर हम बढ़ गए तो ये पीछे छूट जाएंगे और यही डर है इनको। इसलिए ये फिर हर प्रकार का छद्म खेल खेलें, कभी
जैसे मैंने बताया भाई, किसान आंदोलन करवाएंगे, कभी शाहीन बाग वाला कराएंगे, कहीं और कुछ कराएंगे, वगैरह 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 वगैरह। तो हम सबको इन सब चीज़ों से सचेत रहना है। कई बार ऐसा होता है कि 2 रुपये का टैक्स किसी चीज़ पे बढ़ गया, हम एकदम से सरकार को गाली देनी शुरू कर देते हैं और उसको बिसराना शुरू कर देते हैं। पर लंबा अगर आप सोचो क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग भी लालची हैं भाई, 2 पैसे हमारी जेब से जाने लगे, पर देश हित को भूल गए 1 ही मिनट के अंदर। ये भाई देश हित के अंदर है। एक नोटबंदी हुई थी, कितने ही लोगों को मैंने देखा वो 1 मिनट में सब कुछ छोड़ छाड़ के और भाई बिसराने लग गए थे। जब ये GST लगा फिर काफ़ी लोगों को दिक्कत आई, परेशानी आई, उन्होंने भी खूब बिसराया, घास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीज़ें देश हित में। जब आप व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ के देश हित की बात सोचोगे और अपने आप को समझाओगे, कोई बात नहीं भाई, मैं 2 पैसे कम कमा लूँगा, परंतु देश तो गुलाम नहीं होगा। आज से 50 साल के बाद देश का तो नाश नहीं होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का तो नुकसान नहीं होगा। हमारी जो वर्षों वर्ष लाखों वर्ष की जो एक सभ्यता चली आ रही है उसका तो नाश नहीं होगा। तो फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगी, नहीं भाई हम बढ़िया काम करें। और कोई बात नहीं, 2 रुपये मोदी ने ले लिए, 2 मैं दे रहा हूँ मोदी को, ये ठीक है जी। तो इतना ही मेरा कहना था। आप लोगों किसी का कोई प्रश्न है, आपका किसी का कोई सवाल है, जो मैं दे पाऊँगा वो मैं आपको ज़रूर दूँगा, और नहीं तो फिर अपन आपस में डिस्कस करके कुछ सवालों के फिर मैं बाद में आपको जवाब। भाई सवाल है ये तो छोटेंगे ही नहीं। बजट पेश हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अभी जो है हमारी बहुत ही अल्प समय में एकत्रीकरण हुआ, एक छोटी सी गोष्ठी हुई। बरवाला शहर के जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग था उनके साथ बैठ के, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, यहाँ पे हमारे साथ आदरणीय रमेश बैटरीवाला जी बैठे हैं, जो यहाँ पे नगर पालिका है उसके चेयरमैन साहब हैं। साथ में हमारे सीनियर नेता नंगथला जी बैठे हैं, बहादुर सिंह नंगथला गांव से, सीमा जयबीपुर जी बैठे हैं, और अन्य भी कई कार्यकर्ता बैठे हैं, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष। मेन बात ये थी कि अभी 2-3 दिन पहले बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार का, और उसके ऊपर एक चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसके जो हाइलाइट्स थे वो हम आपस में शेयर कर रहे थे। उसमें थोड़ा सा इतिहास भी था कि भाई पीछे भारत किस प्रकार से 1770 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया तो 25% विश्व की इकॉनमी भारत के पास थी, और जब वो छोड़ के गए 47 के अंदर 1947 में, तो मात्र 1% इकॉनमी भारत की रही थी। तो किस प्रकार का उन्होंने शोषण किया, लाखों लोग यहाँ पे भुखमरी से मरे इनके शासनकाल में। कभी भी भारत के अंदर अकाल नहीं आता। ह्यून-त्सांग और फायान जब यहाँ पे 1,000 साल पहले आए थे तो उन्होंने कहा था भारत एक सोने की चिड़िया है, और वो सोने की चिड़िया के अंदर अकाल से लोग मरने लगे हुए थे जब अंग्रेज छोड़ के गए। पिछले 2014 में जब केंद्र के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई तो हम 10वें नंबर पे थे वर्ल्ड की इकॉनमी के हिसाब से, और अब मात्र 8 साल में हम 5वें नंबर पे आ चुके हैं। और इंग्लैंड जो हमारे पे 250 साल अपना आधिपत्य स्थापित करके रहा था उसको भी हमने पछाड़ दिया है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो उसकी विश्व की सेना, विश्व लेवल की एक सेना होती थी, उसको तो हमने आज से 20-25 साल पहले पीछे पछाड़ दिया था जी। तो ये कई सारी चीज़ें अभी हमने बात की। इस 7 पॉइंट के ऊपर ये वाला जो बजट है वो आधारित है। युवाओं को साथ लेना, कृषि क्षेत्र को मॉडर्न ढंग से पेश किया जाना, ग्रीन जो उद्योगीकरण की जो है सिस्टम उसको ग्रीन की तरफ लेके जाना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टाइप की चीज़ें उसमें करना, जो कुछ भी नए आयाम आ रहे हैं जिसमें लिथियम बैटरी जो है उसको प्रोत्साहन देना, इथेनॉल को प्रोत्साहन देना,
अपना ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अभी काफ़ी रिसर्च चल रही है, उसको भी आने वाले टाइम में देना। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 33% बजट बढ़ा दिया गया है। ऐसे इन सब कई पहलुओं के ऊपर बहुत ही लोगों ने, अभी हम बैठे सुन रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, आप भी यहाँ थे, लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव ढंग से सुना है और समझा है। और लोगों को मालूम है कि ये जनहितकारी बजट है। आने वाले 50 साल किस दिशा में जा रहे हैं उनको, उनकी तरफ ये इशारा करता है, उनकी तरफ इंगित करता है। 7 लाख रुपए का टैक्स स्लैब अपर कर दिया है, जिसके अंदर 7 लाख रुपए तक की अगर वार्षिक आपकी आय है तो आपको 1 रुपया भी किसी प्रकार का टैक्स में नहीं देना है। तो लोगों में आज दिन में भी हम बैठे हुए थे, अपना नरवाना के अंदर संत रविदास जी की जयंती थी, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ। वो भी बड़े खुश थे, क्योंकि युवाओं के लिए भी है, कृषि क्षेत्र के लिए भी है, जो एक मेन हमारे प्रधान वर्ग है यहाँ पे भारतवर्ष के। तो ऐसे करके बड़ा अच्छा लगा लोगों को और बहुत प्रगतिशील बजट है। सरकार द्वारा 2022 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, भाई किसानों की आय डबल की जाएगी, तो उस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया गया भाई किसानों की आय डबल हो सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2022 का नहीं है विषय, उससे भी पीछे का विषय है। और मेरे को जो ध्यान आ रहा है वो ये था कि अगले 4-5 साल के अंदर इसको डबल कर दिया जाए, परंतु बीच में 2 साल कोरोना आगे थे और कोरोना की वजह से सारी, हम सबको मालूम है, अर्थव्यवस्थाएं कई देशों की तो ऐसी बिगड़ी हैं कि वो आज तक भी उठ नहीं पाई है। परंतु अब सारे सिस्टम काफ़ी नॉर्मल हो गए हैं और आज भी अगर आप विश्व की इकॉनमी के बारे में बात करें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिसेशन आया हुआ है। केवल भारत एक अलग से दिखाई देता है उनको कि जिसके अंदर ये रिसेशन नहीं आया। उसके प्रमुख 2 कारण हैं। एक है कि भारत का हमको किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता मार्केटिंग के लिए। हमारा अपना ही इतना बड़ा एक सिस्टम है कि यहाँ अगर आप साबुन बेचने लगो तो साबुन की कमी हो जाएगी, आपकी फैक्ट्री कभी पूरा नहीं कर पाएगी। पर अगर इंग्लैंड साबुन को मैन्युफैक्चर करने लग जाता है तो उनको फिर एक बाहर मार्केट चाहिए, इसलिए हमारी इकॉनमी को कोई डेंट नहीं लगा। और दूसरा कारण है कि अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ पिछले 7-8 साल में बढ़ने लगे और विश्व को इसका बहुत बड़ा एक खतरा होने लग गया है कि जब हमने हथियार बनाने शुरू किए हैं तो ये किसी को टॉलरेट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम हथियार बनाने लग जाएंगे तो फिर हमारे को कोई भी आने वाले 20-25 साल के बाद छू नहीं सकता और हम विश्व को इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका बड़ा लाभ होने वाला है आने वाले समय के अंदर। जो बात आपकी आई, ठीक है, 2 साल में एक डेंट लग गया, अब वापस खड़ा हो गया इकॉनमी और 2-4 साल के अंदर ये आय वाली जो बात है किसानों की, फिर डबल करेंगे। मोदी जी तो रुकने वाले हैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाए जो एसवाइल के हक में है, पक्ष हरियाणा सरकार की तरफ सुनाया गया है, तो एसवाइल का मुद्दा अभी तक देखा जाए हमको पानी क्यों नहीं मिला, किसानों को, जमींदारों को अभी तक नहर का पानी क्यों नहीं मिला? ये सवाल तो हमारे को केजरीवाल जी से करना चाहिए। केजरीवाल जी जब दिल्ली में थे तो वो कहते थे भाई एसवाइल का पानी हम हरियाणा में लेके आएंगे। जैसे उनकी सरकार वहाँ बनी तो उन्होंने वहाँ से स्टेटमेंट दी, उनके मंत्री ने स्टेटमेंट दी कि 1 बूंद पानी भी हम हरियाणा को नहीं जाने देंगे। हरियाणा सरकार, जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, तो लगातार इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अर्जी लगवाई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, जिसका आप अभी हवाला दे रहे हो। उन्होंने भी हरियाणा के पक्ष में ही निर्णय दिया था और पंजाब वाली सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि वो कब हमारे को देंगे। और बल्कि ये सवाल मैं भी आज आपके माध्यम से केजरीवाल जी से पूछता हूँ, केजरीवाल जी, उधर भी अब आपकी सरकार है, बताओ हमारे को हमारा पानी कब दोगे? जी, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए बरवाला हलके के अंदर क्या रूपरेखा रहेगी भाजपा पार्टी के द्वारा? क्या ये चुनाव गठबंधन के रूप में ही लड़ा जाएगा या अकेले भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी?
हम सिर्फ अपनी तैयारियों का बता सकते हैं कि भाई भाजपा की क्या तैयारियां रहेंगी। निर्णय शीर्ष नेतृत्व को करना है कि वो अकेले चुनाव लड़वाएंगे या वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक हमारी तैयारियों की बात है, आप सबको जान के बड़ा हर्ष होगा कि पूरा हिसार जिला हमने भगवा में कर दिया है। पिछले ब्लॉक समिति के और जो अपना जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिताने के बाद 9 के 9 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना है और 7 जगह 9 में से हमारे वाइस चेयरमैन भी बने। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हिसार जिले के अंदर पूरी है। और जहाँ तक बरवाला की बात रही, 7 विधानसभाएं हमारे पास और इसमें जिले के अंदर 7 के 7 विधानसभा जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और ऊपर प्रमुख रूप से जो लोकसभा वो भी हिसार के अंदर है। 2 हल्के बाहर से हैं, 7 हल्के हमारे यहाँ है। 7 में अगर लीड लेंगे तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे लीड नहीं लेंगे, पर 2 की लीड को अगर वहाँ नुकसान भी हुआ तो भी हम आगे निकाल देंगे और जीतेंगे हम। बात अगर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं जी, सरपंचों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और गिरफ्तार भी कर लिए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? आज तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया सब कुछ उधर स्टेज के ऊपर से, पता है आप लोगों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की तरफ बढ़ रहा हूँ और उसके निमित्त ही काम कर रहा हूँ। और जो कोई भी इस जो लक्ष्य है उसके बीच में अगर आता है तो वो चाहे कोई भी हो, उसको फिर मैं नज़रअंदाज करूँगा और काम वही करूँगा जो देश हित में हो, जो आम जनता के हित में हो। बात अगर की जाए तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो जोड़ लिया अपना राहुल जी और प्रियंका जी को हमने देख लिया कितना जुड़ते फिर रहे थे स्टेजों के ऊपर से जी। तो और हर जगह जहाँ पे भी वो गए वहाँ पे कांग्रेस टूटती नजर आई उनके जाने के बाद। जैसे जैसे वो बढ़ते गए पीछे पीछे कांग्रेस सारी टूटती गई। देश की बात कर रहे हैं, पहले कांग्रेस को तो जोड़ लें जी। भाई